दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर के बारे में। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों फटाफट इस वीडियो को देख लिए और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत सारे शॉर्ट आंसर इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में, ताकि जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे ही शॉर्ट आंसर के वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए। इसके पहले भी शॉर्ट आंसर का वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध कराया गया है, आप उसको भी देख लीजिए। और जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर अभी नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आपके इंक्लूड किए गए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर लिखा गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी जो आपके पेपर में आपको बताया गया था, जिनकी लिखित परीक्षा होनी है दोस्तों, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा होनी है उसमें आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जैसा कि आपको सिलेबस के पेपर में और जो मॉडल पेपर आपको दिया गया है, यानी साल मॉडल पेपर और अनसाल मॉडल पेपर, दोनों तरह के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो वो भी नहीं देखा है तो उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बीए सेकंड सेमेस्टर की ओपन करके आप वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें अपलोड किए गए हैं। तो दोस्तों 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन करना होता है, जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है। सेक्शन बी में दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना होता है। और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट आंसर है, जिसका यूज आप शॉर्ट आंसर और बी शॉर्ट आंसर दोनों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डज द पोएट चैलेंज द स्पिरिट ऑफ अब्सेंस। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी जो पोएम है प्रेजेंट इन अब्सेंस, जी हाँ प्रेजेंस इन अब्सेंस जो पोएम है जॉन डन की लिखी हुई है, इसी कविता के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट, कवि जो है वो किस प्रकार से चैलेंज करता है स्पिरिट ऑफ अब्सेंस। जी हाँ, जो अब्सेंस की भावना है, स्पिरिट ऑफ अब्सेंस है, अर्थात अनुपस्थिति की भावना को किस तरह से चैलेंज करता है। तो इस बात को आपको देखना है, इसका आंसर आपको देखना देना है। आंसर में देखिए क्या बता रहे हैं कि डन्स पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस, यानी डन की जो कविता है, जॉन डन की जो कविता है प्रेजेंट इन अब्सेंस, जो इज़ अ पावरफुल प्ली इन फेवर ऑफ ट्रू लव, यानी ये बहुत ही शक्तिशाली अपील है। जी हाँ, प्ली अर्थात अपील है। इन फेवर ऑफ ट्रू लव यानी सच्चे प्रेम के पक्ष में बहुत ही शक्तिशाली अपील है। अर्थात जॉन डन की कविता अनुपस्थिति में मौजूद ये यानी प्रेजेंट इन एब्सेंस जो है, ये क्या है, एक बहुत ही पावरफुल यानी बहुत ही शक्तिशाली अपील है प्रेम के पक्ष में, यानी सच्चे प्रेम के पक्ष में। आगे देखते हैं, द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो मूल विचार है कविता का जो मूल विचार है, इज दैट माने है क्या है कि सेपरेशन ऑफ द लवर्स, यानी जो प्रेमियों का अलगाव होता है, सेपरेशन होता है यानी बिछुड़ना होता है, कैन नॉट एंड दियर लव, यानी उनके प्रेम को समाप्त नहीं कर सकता। रेदर इट मेक्स दियर अटैचमेंट, जबकि वो क्या करता है, बल्कि ये क्या करता है कि उनके अटैचमेंट को यानी उनके लगाव को, उनके जुड़ाव को स्ट्रांगर देन बिफोर, यानी पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। यानी जो सेपरेशन की भावना है, अलगाव की भावना है, या जो अलग होना है, ये क्या करता है, उनके प्रेम को समाप्त नहीं करता, बल्कि क्या करता है, पहले से ज़्यादा उनके लगाव को और शक्तिशाली बना देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। सो द पोएट चैलेंजेस द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन, इसलिए जो कवि है वो स्पिरिट ऑफ सेपरेशन यानी जो अलगाव की भावना है और अलगाव की आत्मा है उसको चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है, दैट इट कैन डू व्हाट एवर इट लाइक, यानी वो जो चाहे कर सकती है, यानी वो जो चाहे कर सकती है, अर्थात अलगाव की भावना जो चाहे वो कर सकती है। एंड आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या है।
एंड यूज एनी पावर, और किसी भी पावर का प्रयोग कर सकती है, शक्ति का प्रयोग कर सकती है। द लवर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, लेकिन प्रेमी जो होते हैं वो अलग नहीं होते फ्रॉम ईच अदर, माने एक दूसरे से। आगे देखते हैं, डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ टाइम, यानी समय और दूरी जो है, दूरी और समय जो है, हैव नथिंग टू डू, यानी उनका कुछ नहीं कर पाता। देयर लव विल एवर रिमेन द सेम, उनका प्रेम जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है, अर्थात सच्चे प्रेमियों का प्रेम हमेशा एक ही तरह रहता है। उनके बीच की जो दूरी है या अलग होना है या जो समय है, ये सब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ऐसा पोएट का मानना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ही गोज अ स्टेप फॉरवर्ड बाई अफर्मिंग दैट, ही गोज अ स्टेप फॉरवर्ड, यानी वो एक कदम आगे बढ़ता है, अर्थात पोएट एक कदम आगे बढ़ के क्या कहता है, बाई अफर्मिंग दैट, यानी इस चीज़ का दावा करता है, पुष्टि करता है। दैट इंस्टीड ऑफ, यानी इसके बजाय, वीकनिंग आर पुटिंग एन एंड, अर्थात कमज़ोर करने अथवा पुटिंग एन एंड, यानी समाप्त करने के बजाय, टू इट, माने इसको, अर्थात प्रेम को समाप्त करने या कमज़ोर करने के बजाय, दियर हार्ट गेट अ ग्रेटर परमानेंस, यानी उनके हृदय को क्या करता है, एक बहुत ही शक्तिशाली अस्थायित्व प्रदान करता है। जी हाँ, परमानेंस अर्थात अस्थायित्व प्रदान करता है। 10 इस प्रकार, इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट, यानी कवि के विचार में, सप्रेशन शुड नेवर क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, यानी सप्रेशन को कभी भी निराशा, यानी सप्रेशन से कभी निराश नहीं होना चाहिए, यानी अलगाव से, बिछुड़ने से कभी निराश नहीं होना चाहिए। रेदर इट इज़ सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट टू द लवर्स, बल्कि क्या होता है इससे कि एक सोर्स है, एक साधन है, इनकरेजमेंट, यानी एक साहस का, यानी उत्साह का साधन है, टू द लवर्स, यानी प्रेमियों के लिए। एंड इज़ बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड ऑल मॉर्टेलिटी, अर्थात ये क्या है कि बियॉन्ड टाइम, यानी ये टाइम के, प्लेस के, अर्थात समय, स्थान और सांसारिक जो लौकिकता है उसके परे है, अर्थात मृत्यु आप कह सकते हैं, यानी इन सब चीज़ों के परे है, यानी उसके ऊपर है। टाइम ऑफ सेपरेशन, यानी जो अलगाव का समय है, टाइम ऑफ सेपरेशन है। क्रिएट्स एन इम्प्रेशन, ऐसा एक प्रभाव बनाता है, एज इफ, मानो, नॉट वेरी लॉन्ग पीरियड हैज़ पास्ड, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता हुआ है। एंड इट सीम्स टू हैव स्टेड, और वो रुका हुआ प्रतीत होता है। सो इसलिए द पोएट इज़ इन अ मूड, यानी पोएट ऐसे मूड में होता है, टू चैलेंज सेपरेशन, यानी सेपरेशन को चैलेंज करने के मूड में होता है, यानी सेपरेशन को चैलेंज करने के मूड में होता है, इसलिए कभी। अभी एक जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाता है तो भी आप 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। और अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूरा आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट। जी हाँ, किस प्रकार का प्रेम सबसे महान प्रेम होता है, इन द ओपिनियन ऑफ पोएट, यानी कवि के विचार में। कवि का मतलब दोस्तों जॉन डन के बारे में ही चर्चा हो रही है दोस्तों, उन्हीं के पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस जो है उसी पोएम के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का प्रेम जो है वो कवि के विचार में सबसे महान प्रेम होता है। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या कह रहे हैं जॉन डन साहब। इन दिस पोएम, यानी इस कविता में, प्रेजेंट इन एब्सेंस, यानी प्रेजेंट इन एब्सेंस जो अनुपस्थिति में मौजूद ये कविता है। डन हैज़ प्लीडेड, अर्थात डन साहब क्या करते हैं, एक अपील करते हैं, इन फेवर ऑफ इमोर्टल नेचर ऑफ लव, यानी प्रेम की एक अमरत्व की प्रकृति का वो फेवर करते हैं, उसके पक्ष में अपील करते हैं, ऑफ लव अर्थात प्रेम की। एंड कंसीलिंग इट फ्रॉम द आईज ऑफ द वर्ल्ड, और वो ये अपील भी करते हैं कि इसको संसार की आंखों से छुपा के रखना चाहिए। एलॉन्ग, आगे देखते हैं, एलॉन्ग विथ फिजिकल पैशंस, अर्थात शारीरिक जुनून के साथ साथ, ही टेल्स, वो आगे बताते हैं, दैट इट शुड लीड टू द यूनिटी ऑफ टू सोल्स, यानी ये दो आत्माओं का मिलन भी होता है, यानी दो आत्माओं का मिलन भी होना चाहिए, यानी फिजिकल जुनून यानी शारीरिक जुनून के साथ साथ ये दो आत्माओं का मिलन भी होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ओनली देन, तभी, इट कैन राइज बियॉन्ड द
लिमिट्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। तभी ये क्या कर सकता है कि टाइम और प्लेस की जो लिमिट है, उसकी जो सीमा है, अर्थात समय और स्थान की जो सीमा है, उसके ऊपर उड़ सकता है। यानी राइज, इट कैन राइज, यानी ये ऊपर उड़ सकता है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी समय और स्थान की सीमा के परे। आगे देखते हैं, द सेपरेशन शुड मेक द लव इमोशंस ग्रेटर एंड फॉर दिस, यानी सेपरेशन जो है वो क्या करता है, मेक द लव इमोशंस यानी प्रेम की भावनाओं को और अधिक महान बना देता है। एंड फॉर दिस, और इसके लिए द लवर्स शुड बी स्टीड फास्ट, यानी इसके लिए लवर्स को, प्रेमियों को क्या होना चाहिए, एकदम से दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपनी भावनाओं के प्रति, अपने प्रेम के प्रति। आगे देखते हैं, द हार्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेटल, यानी किस प्रकार का हृदय होना चाहिए, एकदम ठोस मेटल के, ट्रूएस्ट मेटल, जी हाँ, द हार्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, यानी एकदम सच्चे हृदय, यानी सच्चे दिल के लोग होने चाहिए, यानी उनका हृदय जो है एकदम सच्चा होना चाहिए, ऐसा कवि बताता है। आगे देखते हैं, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस हैज़ बीन लेड, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रभाव या सबसे महान दबाव जो या प्रभाव डालता है, लेड ऑन द सेक्रेसी ऑफ लव, यानी कवि बताता है किस चीज़ पर, सेक्रेसी ऑफ लव, यानी प्रेम की रहस्य के बारे में, एंड इंजॉइंग इट, और इसका आनंद लेने के लिए बताता है, मेंटली यानी मन से इसका आनंद लेना चाहिए, एंड इन इमेजिनेशन, और कल्पना में, यानी मन और कल्पना के द्वारा, यानी मानसिक और काल्पनिक रूप से प्रेम का आनंद लेना चाहिए। एंड फॉर सच लवर्स, और इस तरह के प्रेमियों के लिए, ऑप्शंस इज प्रेजेंट, यानी अनुपस्थिति में मौजूद, टाइम डथ ट्रे, अर्थात समय रुक जाता है। यानी इस तरह जो होता है, अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि प्रेमियों को जो है वो अलगाव से निराश नहीं होना चाहिए, उनको अपने मन में और अपने कल्पना के द्वारा एक दूसरे से मिलना चाहिए, यानी मन में उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, ही हैज़ रिजेक्टेड द आउटवर्ड एक्सप्रेशन, यानी वो बाहरी जो प्रभाव है, अभिव्यक्ति है, उसको वो रिजेक्ट कर देता है, ऑफ लव, यानी प्रेम की, अर्थात प्रेम की जो बाहरी अभिव्यक्ति है उसको रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है कभी। और क्या कहता है, एंड टेक्स प्लीजर, और कहता है कि आनंद लेने के लिए, इन हाइडिंग इट, यानी उसको छुपाने में, अर्थात प्रेम को छुपा कर उसका आनंद लेना चाहिए। लाइक द रिच मैन, यानी जैसे धनी आदमी होते हैं, कंसीलिंग इट, यानी इसको छुपाते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी संसार में। कहने का मतलब कि जो अमीर आदमी हैं वो अपने धन को जिस तरह संसार से छुपाते हैं और उसका आनंद लेते हैं, इसी तरह प्रेमियों को भी उसको छुपा कर प्रेम का आनंद लेना चाहिए। आगे देखिए, जस्ट अस ही इंजॉय, आगे वही बता रहे, जस्ट ही इंजॉय, कि जैसे वो इंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। बाई रिमेंबरिंग हिज ट्रीजर, यानी अपनी जो उनकी संपत्ति है, उनकी धरोहर जो है, खजाना जो उनका है, उसके बारे में याद करके वो आनंदित होते हैं। अर्थात जो रिच लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति के बारे में याद करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हिज ट्रीजर, सो द लवर्स, इसलिए प्रेमियों को, शुड इम्ब्रेस एंड किस ईच अदर, इसी तरह क्या करना चाहिए, प्रेमियों को एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, एंड किस करना चाहिए ईच अदर, यानी एक दूसरे को, अर्थात अपने प्रेमी से, अपने बिलव्ड से क्या करना चाहिए, जिस तरह से जो धनी लोग हैं वो अपने धन को छुपा कर केवल उसको याद करके ही बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, ठीक उसी तरह अपने प्रेमियों को, अपने प्रेमी को याद करके आनंदित होना चाहिए, और अपनी कल्पना में ही, याद में ही उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको किस करना चाहिए। आगे देखते हैं, देन दे विल नेवर मिस ईच अदर, तो इस प्रकार वो एक दूसरे को कभी मिस नहीं करेंगे। ही सेज दैट, वो आगे कहता है, इन दिस वे, इस प्रकार वो कहता है कि इस प्रकार, आई कैन कैच हर, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, अर्थात अपने बिलव्ड के बारे में कहता है, या जो बिलव्ड है वो लवर के बारे में, तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ। वेयर नन कैन वॉच हर, यानी वही बात, आई कैन कैच हर, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, वेयर नन कैन वॉच हर, जिसे जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन आपका दोस्तों क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, ब्रिंग आउट द मेटाफिजिकल क्वालिटीज ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस, यानी अनुपस्थिति में मौजूद, अर्थात प्रेजेंट इन अब्सेंस जो
कविता है, इसका क्या करना है आपको, मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ यानी आध्यात्मिक गुण जो हैं उनको आपको बाहर लाना है, उनको बताना है कि इसमें आध्यात्मिक गुण कौन से हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आंसर में क्या दिया गया है कि द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस, यानी जो अनुपस्थिति में मौजूद ये कविता है, हैज़ सो मैनी रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइपिकल मेटाफिजिकल पोएम, यानी बहुत ही विशेषताएं हैं इसमें, जिस तरह ऑफ अ टाइपिकल मेटाफिजिकल पोएम, अर्थात जो एक विशेष आध्यात्मिक कविता की गुण होते हैं, जो उसके गुण होते हैं वो बहुत सारे रिमार्केबल अर्थात उल्लेखनीय कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात क्वालिटीज गुण इसमें विद्यमान है। यानी इस पोएम में प्रेजेंट इन अब्सेंस में जो एक आध्यात्मिक कविता के गुण होते हैं उसके बहुत सारे गुण, बहुत ही उल्लेखनीय गुण इसमें विद्यमान हैं। आगे देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द पोएटिक आइडिया, यानी ये प्रतिनिधित्व करती है द पोएटिक आइडिया काव्यात्मक विचार का, थ्रू फार फेल्ड इमेजेज, यानी दूर तक फैली हुई ध्वनियों, दूर तक फैले हुए चित्रों के जरिए उनके थ्रू क्या करती है, एक काव्यात्मक विचारधारा का सपोर्ट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। कॉमनली नोन एज कंसीट, जो सामान्यतया आमतौर पर इसे दम्भ के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं, द पोएम बिगिंस विद द कंसीट ऑफ अब्सेंस, यानी कविता जो होती है वो कैसे शुरू होती है, बिगिंस अर्थात शुरू होती है विद द कंसीट ऑफ अब्सेंस, यानी अनुपस्थिति के दम्भ के द्वारा, कंसीट अर्थात दम्भ के द्वारा, अब्सेंस अनुपस्थिति अर्थात अनुपस्थिति के दम्भ के द्वारा शुरू होती है। बीइंग ट्रीटेड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ लव, और वो किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जाता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ लव, यानी प्रेम के नाशकर्ता के रूप में, यानी जो अब्सेंस है उसको ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि वो प्रेम को समाप्त करने वाला, उसका नाश करने वाला है। बट लेकिन क्या होता है कि द पोएट डिक्लेयर्स, पोएट ये बात को डिक्लेयर करता है, इस बात को बताता है दैट इट कैन नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर पाता है, यानी वो ऐसा नहीं कर सकता है डू सो सिंस लव इज़ बियॉन्ड प्लेस एंड टाइम, क्योंकि प्रेम जो है वो प्लेस और टाइम के परे है, अर्थात स्थान और समय के परे है, इसलिए अब्सेंस की जो भावना है वो उसको समाप्त नहीं कर पाती है, यानी वो उसे नष्ट नहीं कर पाती है। आगे देखते हैं, देयर आर फैंटास्टिक इमेजेस ऑफ टाइम, यानी बहुत सारी इमेजेस हैं, फैंटास्टिक इमेजेस हैं, टाइम समय की बहुत सारी फैंटास्टिक इमेजेस अर्थात चित्र प्रस्तुत हैं। व्हिच स्टॉप फॉर द लवर्स, जो प्रेम को स्टॉप्स फॉर द लवर्स, जो प्रेमियों के लिए रुक जाते हैं, यानी प्रेम अर्थात टाइम के बहुत ही अद्भुत फैंटास्टिक इमेजेस अर्थात अद्भुत चित्र हैं, अद्भुत रूप हैं जो प्रेम के लिए रुक जाते हैं। एंड लव इज़ लाइक द ट्रीजर ऑफ अ रिच मैन, और लव क्या होता है, एक अमीर आदमी की संपत्ति की तरह, उसके खजाने की तरह होता है, ट्रीजर अर्थात खजाने की तरह होता है। द आइडिया ऑफ कीपिंग लव अ सीक्रेट, अर्थात जो लव को सीक्रेट रखने का, उसको जो विचार है लव को सीक्रेट रखने का, रहस्यमयी रखने का, यानी छुपा के रखने का जो विचार है। एंड इंजॉइंग द कंपनी ऑफ द बिलव्ड इन माइंड, और अपने प्रेमी की कंपनी को, उसके साथ को इंजॉय करना, इन माइंड यानी मन में। इज़ अ टाइपिकल मेटाफिजिकल वन, यानी ये क्या है, एक आध्यात्मिक गुण है, यानी एक आध्यात्मिक गुण है, अर्थात प्रेम को अपने मन में छुपा के रखना और अपने मन और कल्पना के द्वारा अपने प्रेमी से मिलन और उससे सारी बातचीत करना, ये जो एक गुण कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है, तो ये क्या है, एक आध्यात्मिक गुण है। आगे देखते हैं, द होल पोएम इज एन इंटेलेक्चुअलेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ लव, यानी सारी कविता जो है वो प्रेम की भावना की बौद्धिकता पर निर्भर है, अर्थात बौद्धिकीकरण को प्रस्तुत करती है। ऑल्दो इट इज़ नॉट, यद्यपि ये मार्क्ड फॉर स्टारलिंग फ्रेजेज, जबकि ये कविता क्या है कि स्टारलिंग फ्रेजेज जो होते हैं, अर्थात यूँ समझ लीजिए कि अचंभित करने वाले या चौंकाने वाले जो वाक्यांश हैं, इस तरह के वाक्यांशों से भरी नहीं हुई है, अर्थात इस तरह के वाक्यांश इसमें उपस्थित नहीं है। द ग्रेट लर्निंग ऑफ द पोएट
हैज़ नॉट बीन एक्सहिबिटेड एनीवेयर, यानी जो पोएट की महान शिक्षा है, यानी बहुत जानकारी है, अर्थात पोएट जी बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान था, यानी बहुत ज़्यादा जानकार था, उसकी महान शिक्षाएं जो थी, हैज़ नॉट बीन एक्सहिबिटेड एनीवेयर, यानी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती हैं। अर्थात इस कविता में उसने अपने बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया है, उसका प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता। बट द स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल, और स्ट्रक्चर जो है, जबकि उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी रचना जो है एकदम से साधारण है। आगे देखते हैं दोस्तों। देयर इज सर्टनली अ फ्लाइट फ्रॉम द मटेरियल टू द सबलाइम, यानी निश्चित रूप से क्या है, निश्चित रूप से कि ये उड़ान है फ्रॉम द मटेरियल, अर्थात सामग्री या सामग्री से किस तरफ, सबलाइम यानी उद्धत की तरफ, अर्थात उत्कृष्ट या उन्नत की तरफ ये एक उड़ान है, अब फ्लाइट है। तो दोस्तों आज के पोएम में, आज के वीडियो में ये पोएम आपकी क्लियर हो गई। इस पोएम से रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर बनते थे वो आपको बता दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये अगर आप इसको रट लीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।